वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 8 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट 1 में हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया है। आगे का पोर्शन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और हम आगे बढ़े उससे पहले आपको हमारे पेड बैचेस के बारे में जानकारी दे दूं। ये नीचे दिए गए नंबर्स हैं, इन पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके पेड बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी पेड बैच चल रहा है उसकी जानकारी आप नंबर्स पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2026 और 2027 कोई सा भी अटेम्प्ट करने वाले हैं तो वो पेड बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके वहां एनरोल कर लीजिए। अभी काफी टाइम एग्जाम को, तो बहुत ज्यादा आपको अभी से टाइम मिल जाएगा अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। और रेगुलर टेस्ट भी होते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पोर्शन में आपकी कितनी कमी हो रही है, आपको कहाँ पे क्या सुधार करना है। तो पेड बैचेस बहुत ही नॉमिनल रेट पर होते हैं, बहुत ही मिनिमम रेट पर होते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो एक बार पेड बैच जरूर ज्वाइन करिए, आपकी डाउट सॉल्विंग होगी, रेगुलर आपका टेस्ट प्रैक्टिस होगा। साथ ही साथ आपको ये सारे वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आप सब वीडियोस नहीं देख सकते, तो आपके पास हैंडी नोट्स होने चाहिए। तो वो सब कुछ आपको पेड बैच में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ज्ञान सर का नंबर दिख रहा है। आप अगर ज्ञान सर को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था। अब जो है हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसमें हम बात करेंगे मराठा एम्पायर के बारे में। इसके पहले हमने बात करी थी किस तरीके से मुस्लिम आक्रमण होता है भारत में। उसके बाद हमने देखा कि जो रीजनल पावर्स उभर करके आए, विजयनगर एम्पायर को हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने जो है बाकी साउथ के किंगडम्स देखे थे, बहमानी एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, इन सबको हमने देखा था। अब हम मराठा पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मराठा और इसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी है। इसके हर एक पैराग्राफ से कहीं से भी कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सब कुछ नोट्स के साथ साथ अपना तैयार करिएगा। मुगल तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं मराठा एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रामचंद्र पंत अमात्य का एक अज्ञात पत्र है 1715 का, उसका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। एग्जाम में अक्सर स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, इसलिए सारे स्टेटमेंट्स हम पढ़ते चल रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्यापारियों में टोपीधारी पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और डेनमार्क के लोग भी व्यापार करते हैं, परंतु ये अन्य व्यापारियों के समान नहीं है। उनका पूरा ध्यान इस देश में प्रवेश करके अपना क्षेत्र विस्तृत करने और अपने धर्म का प्रचार करने में ही पवित्र है। वे स्वभाव से ही हठी हैं तथा नौसेना और बारूद ही इनके मुख्य हथियार हैं। इनके आवागमन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है और इन्हें सुदृढ़ भावनाओं के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये किसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है? ये जो यूरोपियन पावर्स, जो कॉलोनियल पावर्स इंडिया में एंटर करने लगी थी, उनके बारे में स्टेटमेंट दिया है। रामचंद्र पंत अमात्य का स्टेटमेंट है, एक अज्ञात पत्र उनका मिला है, 1715 का है। उसमें ये बात कही गई है, इंग्लिश में भी एक बार पढ़ दे रही हूँ। Among the traders, the Portuguese, the English, the Dutch, the French and the Danish also traded, but they are unlike other traders. Their sole focus is on entering this country, expanding their territory and propagating their religion. They are stubborn by nature and their navy and gunpowder are their main weapons. Their movement must be controlled and they should not be allowed to build strong buildings. ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में दिखता है। इस तरीके के स्टेटमेंट्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आए तो कम से कम आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से आप एक बार गेस कर पाए तो इतना आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे मराठाओं के बारे में। मराठा कौन थे? मराठा जो हमारा डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, दक्कन का जो पठार है, वहां पर जो है ये निवासी हुआ करते थे। तो विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र के निवासी हुआ करते थे और बेसिकली ये भाषा के आधार पर इनका नाम पड़ा है, क्योंकि वे मराठी भाषा बोलते थे। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में यादव वंश का आधिपत्य था। अगर हम 13वीं शताब्दी की बात करें तो मराठाओं के पहले कौन सा शासन हुआ करता था यहाँ पे? तो यादव वंश का शासन हुआ करता था। इन द 13th सेंचुरी यादव डायनेस्टी रूल्ड ओवर मद्रास। तब इसकी राजधानी क्या थी? देवगिरी, दौलताबाद। और दौलताबाद राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शिफ्ट करी थी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था।
तो उनकी कैपिटल जो यादव थे उनकी कैपिटल क्या थी? देवगिरी, या आज की डेट में जिसे दौलताबाद कहते हैं वो थी। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली की खिलजी सल्तनत ने यादव वंश को परास्त किया। 13वीं शताब्दी में यादव वंश हुआ करता था, 4वीं शताब्दी में उसे किसने परास्त किया? खिलजी वंश ने परास्त किया। और 7वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य संतों और साधकों ने आध्यात्मिक उत्थान के लिए भक्ति मार्ग को अधिक महत्व प्रदान किया। तो वो जो भक्ति मार्ग का टाइम, इस जो भक्ति एरा है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड है कि 7 से 17वीं शताब्दी के बीच जो है सेंट थे और जो सीकर थे उन्होंने एम्फसाइज किया द पार्ट ऑफ डिवोशन। फिर संतों ने लोक भाषाओं में भक्ति गीतों और काव्यों की रचना की जिससे उसके विचार दूर तक पहुंच सके। फिर महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि अनेक संत जो है इस कालखंड में लोकप्रिय हुए। कब से बात हो रही है? 7th to 17th सेंचुरी की बात हो रही है कि इस कालखंड में जो है महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास ये सारे संत थे जो कि लोकप्रिय, उन्होंने अपने विचारों को, भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाया। उन्होंने उपनिषदों और भगवद गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का मराठी में अनुवाद किया, ठीक है ना। धीरे धीरे जो है मराठी भाषा प्रचलित होने लगी, उन्होंने उपनिषदों और भगवद गीता का जो है मराठी में भी अनुवाद कर दिया और इनमें निहित दार्शनिक ज्ञान को जन सामान्य के लिए सुलभ बना दिया। कुछ संतों ने सामाजिक संगठन किए और राजनीतिक चेतना के संवर्धन पर भी विशेष बल दिया और परिणाम स्वरूप क्या हो? समाज को एक सुदृढ़ सांस्कृतिक आकार प्राप्त हुआ जिससे आगे चलकर मराठाओं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित होने में सहायता मिली। सबसे पहले 13वीं शताब्दी में कौन सा वंश हुआ करता था? यादव वंश, उसको खिलजी वंश ने हराया। फिर बहुत सारे संत निकल करके आए जिन्होंने उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का मराठी भाषा में अनुवाद किया, एक कल्चरल आइडेंटिटी मराठाओं को प्रदान करी, जिसके बाद धीरे से जो है वो एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर करके आते हैं। और मराठा कौन थे? जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, वहां पे जो मराठी भाषा को बोलने वाले लोग बेसिकली हैं, उन्हें मराठा कहा जाता था, ठीक है। शिवाजी ने मराठाओं को एकत्रित करके उन्हें संगठित करा था। तो मराठा एम्पायर की शुरुआत किसने करी थी? छत्रपति शिवाजी ने करी थी। उन्होंने मराठाओं को संगठित करके जो है काम किया था। तो अब मराठा साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते चलेंगे। तो हमें एक टेक्स्ट मिल गया कि हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया कि आपके मेंस में आप कहीं अगर इससे क्वेश्चन आता है तो डाल सकते हैं, बट अभी जो प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में डिस्कस किया हुआ है। तो मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर के बारे में बात करें, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1674 से 1818 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड होता है वो जो है बेसिकली मराठा एम्पायर का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। 1674 से 1818 तक का टाइम मोटा मोटा जो है वो पूरा मराठा एम्पायर तक का टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक। और 1818 में क्या होता है? 1818 में तीसरी या थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है। आंग्ल मराठा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1818 में। उसके बाद मराठाओं की हार होती है और अंग्रेज जीत जाते हैं और उसके बाद से मराठा एम्पायर का पूरी तरीके से अंत हमें देखने को मिलता है। संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज थे। ये वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत से शुरू होकर पूरे भारत के बड़े हिस्से तक फैल गया। और मराठाओं, जब यादव वंश था उसकी राजधानी क्या थी? देवगिरी थी, लेकिन मराठाओं की राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी रायगढ़ थी मराठाओं की, ठीक है। तो मराठाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। विशेषता क्या थी? इनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी। ये गुरिल्ला वॉरफेयर जानते थे, हमने पिछले वीडियो में देखा गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता था। एक बड़ी सेना पर छोटे छोटे ग्रुप जो है अचानक से हमला बोल देते थे, उन पे घात लगाए बैठे रहते थे, उसे कहते थे गुरिल्ला वॉरफेयर या गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसको बहुत ज्यादा प्रचलित किसने किया? शिवाजी महाराज ने किया। अगर हम इस साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो शिवाजी महाराज ने 1674 में खुद को छत्रपति घोषित किया। उनका राज्याभिषेक हुआ 1674 में और वो छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था? एक स्वतंत्र हिंदू राज्य बनाना, ठीक है, और मुगलों और आदिल शाही के खिलाफ संघर्ष करना, ठीक है। इनका एक और उद्देश्य था मुगलों और आदिल शाही के खिलाफ संघर्ष करना। शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड क्या है? 1674 से 1680 तक। 1674 में इन्होंने खुद को छत्रपति घोषित किया था। ये फाउंडर थे गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला वॉरफेयर इनका जो है सबसे इंपॉर्टेंट हथियार हुआ करता था। इन्होंने रायगढ़ का किला, प्रतापगढ़ का किला जो है ये बनाया, और जैसे कि और इनमें काफी ज्यादा धार्मिक सहिष्णुता थी। और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनका जो है जन्म कब हुआ था,
तो इनका जन्म हुआ था 1627 में। ठीक है, जन्म भी आपको पता होना चाहिए, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1627 में, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिता थे शाहजी भोसले और माता थी जीजाबाई। ठीक है, पिता शाहजी भोसले और माता कौन थी? जीजाबाई। ठीक, माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1664 में इन्होंने खुद को मराठा की उपाधि दी थी और ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, और इन्होंने रायगढ़ का किला, प्रतापगढ़ का किला, इन पे सब पे फतेह हासिल करी थी। मैंने क्या बोला था, शायद बनाया था, बनाया नहीं था, फतेह हासिल करी थी। ठीक है, जीता था। रायगढ़ का किला, प्रतापगढ़ का किला इन्होंने जीता था। ठीक है, ठीक, चलिए। और उसके बाद अगर हम उनके उत्तराधिकारियों की बात करें तो संभाजी थे। इन संभाजी का औरंगजेब के साथ संघर्ष हुआ करता था 1681 से 89 तक का। संभाजी का टाइम पीरियड रहता है 1681 से 89 तक का। ठीक है, संभाजी का टाइम पीरियड था। उसके बाद राजा राम आए 1689 से 1700 तक, औरंगजेब के साथ संघर्ष जारी रहा। फिर ताराबाई आती हैं, इन्होंने नेतृत्व किया, मराठा शक्ति को बचाया। ताराबाई का टाइम पीरियड आता है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर आता है पेशवाई का समय। ठीक है, ताराबाई के बाद आता है पेशवाई का काल। ठीक है, और पेशवाई का काल जो है, फिर पेशवा कौन होते थे? बेसिकली पेशवा होते थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ताराबाई के बाद पेशवा आते हैं और जो है पेशवाई का काल शुरू हो जाता है। ठीक, तो 1713 से 20 तक का ये टाइम पीरियड रहता है। राजधानी फिर कहाँ शिफ्ट होती है? पुणे। तो पहले हमने देखा जो इनिशियल इनकी कैपिटल थी, जो प्रारंभिक राजधानी थी, वो क्या थी? रायगढ़ थी। और फिर राजधानी कहाँ शिफ्ट हो जाती है? पुणे में शिफ्ट हो जाती है। और प्रमुख पेशवाओं की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ थे, बाजीराव वन थे जिन्होंने विस्तार काफी किया मराठा एम्पायर का, फिर बालाजी बाजीराव थे जिन्हें नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट हमने डिस्कस कर लिया पूरा जो क्रोनोलॉजी थी, जितने भी मराठा एम्पायर के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रहे। प्रशासन की बात करें मराठा साम्राज्य का तो ये मोनार्की थी, राजतंत्र हुआ करता था। अष्टप्रधान परिषद हुआ करती थी, अष्टप्रधान हुआ करते थे मराठा एम्पायर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमुख पद जो होता था, सबसे इंपॉर्टेंट होता था पेशवा, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता था। देन अमात्य होता था, अमात्य कौन होता था? फाइनेंस मिनिस्टर होता था। सेनापति होता था, जो कि मिलिट्री का हेड होता था। सुमंत होता था, सुमंत कौन होता था? पता होना चाहिए, फॉरेन अफेयर्स का जो है हेड हुआ करता था। सुमंत फॉरेन अफेयर्स का हेड हुआ करता था। ठीक है, राजस्व प्रणाली की बात करें तो ये चौथ लिया करते थे, और चौथ एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1/4 होता था चौथ, चौथा यानी चौथा हिस्सा। चौथ से चौथ मतलब 4, चौथ से ना 4 हुआ, और चौथ का मतलब होता था 1/4 ऑफ द लैंड। ठीक, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस जो होता था टैक्स। सरदेशमुखी यानी 10% टैक्स होता था, और मुख्य आय का स्रोत ये दोनों हुआ करते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता था कृषि। व्यापार भी महत्वपूर्ण एक अर्थव्यवस्था इनके में, जो ट्रेड होता था वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड हुआ करते थे। युद्ध के कारण इन पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर हुआ करता था। विस्तार की बात करें तो मराठाओं ने उत्तर भारत तक विस्तार किया था। इन्होंने दिल्ली तक भी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करी थी। अगर हम पतन के कारण की बात करें तो तीसरा पानीपत का युद्ध जो होता है अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 में, इनको काफी ज्यादा कमजोर कर देता है। फिर इसके बाद इनमें आंतरिक संघर्ष होने लगते हैं, कमजोर नेतृत्व होता है। फिर ब्रिटिशर्स जो है आते हैं, फिर 1818 में जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उससे जो है मराठाओं का अंत हो जाता है। महत्व की बात करें तो उन्होंने मुगल शक्तियों को चुनौती दी, भारत में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में इन्होंने जो है विस्तार किया, और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में इन्होंने प्रेरणा दी। क्विक रिवीजन, फाउंडर कौन थे? शिवाजी थे। 1674 में ये राज्याभिषेक इनका होता है, पेशवा रियल पावर हो गए थे। 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होती है, 1818 में एंड ऑफ मराठा पावर हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आई होंगी सारी चीजें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि बहमानी एम्पायर टूटता है तो 5 स्टेट निकल करके आते हैं, उसी तरीके से मराठा भी जो थे वो 5 पावरों में
बट गए थे। तो उनका भी एक बार नाम देख लीजिए। सिंधिया कहाँ के थे? सिंधिया, सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर। ठीक, सिंधिया होते थे ग्वालियर में, होलकर होते थे इंदौर में, इंदौर में होलकर हुआ करते थे। पवार होते थे घर में, ठीक है। धर वाले रीजन में पवार होते थे। गायकवाड़ होते थे बड़ौदा में। बड़ौदा में गायकवाड़ होते थे। उसके अलावा भोसले होते थे नागपुर पे और पेशवा होते थे पुणे में। और पेशवा कहाँ होते थे? पेशवा होते थे पुणे में। ठीक, तो जो मराठा एम्पायर था वो भी इन पावर्स में, रीजनल पावर्स में बट गया था। और कहाँ पे कौन सा जो है शासन था वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सब एक नजर में देखा है, जो एक क्रोनोलॉजी के फॉर्म में देखा था। अभी हम थोड़ा सा अब आगे डिटेल में देखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कि मैंने बेसिक बैकग्राउंड आपको दे दिया था ताकि आपको एक आइडिया लगे। ठीक है, मराठा शक्ति की स्थापना और शिवाजी का उदय अगर हम बात करें तो 1630 में शिवाजी का जन्म होता है भोसले कुल में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ। ठीक है, तो 1627 नहीं, एनसीईआरटी में अगर मेंशन है 1630 तो ये 1630 ही मानेंगे। मैंने अपने नोट्स में 1627 लिखा, आई डोंट नो मैंने कहाँ पर इससे पढ़ा था, बट मेरे नोट्स में 1627 था। बट अगर यहाँ पर 1630 एनसीईआरटी आपकी कहती है तो आप 1630 ही एग्जाम में मार्क करके आएंगे। 1630 में शिवाजी का जन्म होता है भोसले कुल में शाहजी और जीजाबाई के यहाँ इनका जन्म होता है। और 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने सैन्य अभियान आरंभ कर दिए थे। शिवाजी का जो है राज्य शीघ्र ही भारत के पश्चिमी तट तक विस्तृत हो गया था। तटीय क्षेत्रों के संसाधनों पर उन्होंने अधिकार जमाया और उन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने नौसेना की स्थापना करी। तो शिवाजी ने क्या किया था? स्टैब्लिश की थी एक नेवी फॉर इजी एक्सेस टू कोस्टल रीजन्स। ठीक है, और शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई थी। शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के सेनापति अफजल खां का वध करा और पहाड़ों में छिपे मराठाओं ने गुरिल्ला आक्रमणों से अफजल खां की सेना को परास्त किया था। तो इन्होंने अफजल खान को हराया था। अफजल खान कौन था? बीजापुर के सुल्तान का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, शिवाजी ने मुगल सरदार शाइस्ता खान पर भी हमला किया जिसे वह तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर चला गया। फिर शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के एक समृद्ध बंदरगाह, मुगलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करता था, कौन सा? सूरत का। सूरत बाद में अंग्रेजों का भी बंदरगाह बनता है। पहली फैक्ट्री जो है अंग्रेजों की कहाँ स्थापित होती है? सूरत में स्थापित होती है। कब होती है? 1613 में। ठीक है, और शिवाजी ने मुगल साम्राज्य के समृद्ध बंदरगाह सूरत पर भी आक्रमण किया। वहां से उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य का विशाल खजाना प्राप्त किया। ये घटनाएं उस समय के एक अंग्रेजी समाचार पत्र लंदन गैजेट में छपी थी। किसमें छपी थी? इंग्लिश न्यूज़पेपर लंदन गैजेट में छपी थी। तो शिवाजी को औरंगजेब के राजपूती सेनापति जय सिंह से पुरंदर दुर्ग में हार मानकर संधि करनी पड़ी थी। तो शिवाजी के ने औरंगजेब का एक राजपूत सेनापति था जय सिंह, उससे हार मान करके पुरंदर की संधि करनी पड़ी। ठीक है, पुरंदर दुर्ग में संधि करनी पड़ी और उन्हें अपने साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा और उनके पुत्र फिर संभाजी को मुगल सेवा में प्रवेश करना पड़ा। तो ये इनकी एक हार हुई थी। जयसिंह के प्रयासों से शिवाजी आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं जहां औरंगजेब ने उन्हें क्या किया? नजरबंद किया। शिवाजी ने स्वयं को टोकरियों में छिपाकर अपने आप को मुक्त कराया, वहां से निकल गए और 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। पूरे वैदिक विधि विधान से हुआ। राज्याभिषेक के उपरांत उनकी औपचारिक उपाधि क्या थी? श्री राजा शिव छत्रपति जो है वो हुई और उन्होंने नवीन संवत प्रणाली राज्याभिषेक शक का आरंभ किया। ठीक है, तो एक और इन्होंने संवत चालू करा था, राज्याभिषेक शक। शक संवत, विक्रम संवत और एक ये संवत है राज्याभिषेक शक, जिसको किसने शुरू करा था? इसको शुरू करा था किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ठीक है, ऑलराइट। और इसके अलावा फिर शिवाजी ने दक्षिण दिशा में विजय यात्रा आरंभ की जिसमें दक्षिण दिग्विजय भी कहा जाता है। तो दक्षिण दिशा की जो विजय थी शिवाजी महाराज की उसे क्या कहा जाता है? दक्षिण दिग्विजय भी कहा जाता है। और
उन्होंने उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण भागों और अल्प संरक्षित क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में रहते हुए शिवाजी ने डच व्यापारियों के दास व्यापार को निषेध कर दिया था। तो इन्होंने डचों के साथ भी जो है ये संघर्ष किया। इन्होंने डच व्यापारियों के जो दास व्यापार था उसे प्रोहिबिट किया था दक्षिण में। यूरोपीय लोग शिवाजी की तुलना में सिकंदर जैसे महासेनापतियों से करते थे। तो यूरोपीय लोग जो तुलना करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज की, किससे करते थे? तुलना करते थे शिवाजी महाराज की सिकंदर से। ठीक है, बुंदेला राजकुमार छत्रसाल ने शिवाजी के संघर्ष से प्रेरित होकर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभक्त में नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। जिसमें बुंदेला राजकुमार छत्रसाल ने किससे प्रेरित था? वो शिवाजी से। सुप्रसिद्ध हिंदी कवि भूषण ने विशेष रूप से शिवाजी से मिलने के लिए महाराष्ट्र गए थे। 50 वर्ष की आयु में एक भीषण ज्वर के कारण शिवाजी का देहावसान हो गया। तो कैसे मृत्यु हुई थी? फीवर की वजह से मृत्यु हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और शिवाजी महाराज के अंदर कौन कौन सी टेरिटरीज थी? तो जितनी भी ये ऑरेंज कलर में टेरिटरीज दी हुई हैं सब शिवाजी महाराज के अंदर हुआ करती थी। ठीक है, इसमें पुणे आता है, रायगढ़ आता है, प्रतापगढ़ आता है, सारे किले थे जिन पर फतेह हासिल करी थी। ठीक है, राजापुर आता है, कोल्हापुर आता है, बेंगलुरु आता है। ठीक है, वेल्लोर, ये सारी चीजें जो है, ये सारे जो फोर्ट्स हैं सब जो है आते हैं। ठीक है, ये हिल फोर्ट्स जो सिंबल है हिल फोर्ट्स का है। और यहाँ गोवा था, गोवा में फॉरेन पावर थी। ठीक, ये पुडुचेरी में फॉरेन पावर थी और ये महाराष्ट्र के एरियाज में फॉरेन पावर हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के पश्चात जो है मराठा साम्राज्य। तो शिवाजी के पश्चात शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। शिवाजी के निधन के उपरांत संभाजी जो है वो छत्रपति बनते हैं। औरंगजेब ने दक्कन पर हमला करके बीजापुर, आदिल शाह के अंदर और गोलकुंडा कुतुबशाही सल्तनतों को जीत लिया था। औरंगजेब ने संभाजी को मार डाला, मराठाओं की राजधानी रायगढ़ पर अधिकार कर लिया। रायगढ़ पर अधिकार कर लिया औरंगजेब ने। संभाजी के पश्चात राजाराम छत्रपति बनते हैं। शीघ्र ही तमिलनाडु स्थित जिंजी की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मुगल मराठा संघर्ष का विस्तार दक्षिण भारत तक हो गया संभाजी की मृत्यु के बाद। फिर औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत मराठा एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में उभरते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद फिर से मराठा पावर जो है बढ़ जाती है। तो छत्रपति राजाराम की जो रानी थी, संभाजी के और राजाराम दो बेटे थे छत्रपति शिवाजी के। संभाजी को मार डाला गया था। फिर उसके बाद राजाराम की जो रानी थी ताराबाई, उनके नेतृत्व में मराठाओं ने भारतवर्ष के बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित करा था। शिवाजी के बाद धीरे धीरे विकेंद्रीकृत होने लगा था साम्राज्य इनका, और छत्रपति नाममात्र रूप से ही केंद्र बने रहे और प्रादेशिक सरकार अधिकारी जो है वो शक्तिशाली हो गए। फिर पेशवाशिप आती है, पेशवाई आती है। पेशवा प्रधानमंत्री के लिए जो फारसी शब्द होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पेशवा किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है और ये प्रधानमंत्री के लिए यूज होता है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम और उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा ने मराठाओं के अखिल भारतीय विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बाजीराव प्रथम, ठीक है, और उनके पुत्र नाना साहेब ने उत्तर की ओर अपने विस्तार के चलते मराठाओं ने कुछ समय के लिए लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर तक भी अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो मराठाओं का एक्सपेंशन कहां तक पहुंच गया था? तो ये अब पाकिस्तान तक भी, पेशावर तक भी पहुंच चुके थे। 1761 में मराठाओं का अफगानों से युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है जिसमें मराठा पराजित हो जाते हैं। पेशवा माधवराव प्रथम के शासन काल में शीघ्र ही सशक्त होते हैं। ठीक है, तो 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है जिसमें मराठा पराजित हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद माधवराव प्रथम का शासन काल आता है और फिर से वापस से रिवाइव हो जाती है मराठा पावर। महादजी शिंदे या महादजी सिंधिया के नेतृत्व में 1771 में दिल्ली पर पुनः अधिकार स्थापित होता है। महादजी सिंधे के अंडर जो है पेशवा जो मराठा है वापस दिल्ली पर 1771 में अधिकार कर लेते हैं। 1775 से 1818 तक 3 जो है एंग्लो मराठा वॉर होते हैं और उसके बाद जो 1818 वाला थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था उसमें हार जाते हैं मराठा और फिर क्या होता है, मराठा पावर कंप्लीटली जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है,
मराठाओं के बढ़ते आंतरिक कलह और विघटन से अंग्रेजों की उत्तम जो है संगठनात्मक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठताओं के कारण मराठा शक्ति का जो है समापन हो जाता है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जो है ब्रिटिशर्स की सुपीरियोरिटी होती है, ये कारण रहता है हर कहीं ब्रिटिशर्स के जीतने का। वही कारण महाराष्ट्र में भी रहता है, मराठाओं के साथ भी रहता है, और मराठा हार जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नाना फडणवीस को पहला अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो पहला अखिल भारतीय ब्रिटिश विरोधी गठबंधन किसने बनाया था? नाना फडणवीस ने बनाया था। उन्होंने इस प्रकार प्रयास से मैसूर के हैदर अली और हैदराबाद के निजाम जैसे पुराने विरोधियों को भी एकजुट कर दिया था। नाना फडणवीस का नाम यहाँ पर आता है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, मराठा प्रशासन की बात करें तो नागरिक प्रशासन, शिवाजी ने अपने राज्य के लिए केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना करी। तो मराठा प्रशासन कैसा था? सेंट्रलाइज। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था मराठाओं का, और उन्होंने वंशानुगत पद यानी कि हेरिडेटरी पोजीशन और लैंड अलॉटमेंट और जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल की सैलरी जो है स्टेट ट्रेजरी से जाया करती थी। तो अगर इनका प्रशासन की बात करें, एक तो सेंट्रलाइज था, उसके अलावा ये वंशानुगत था जो सामान्यतः सुल्तानों मुगलों के अधीन में अधिक प्रचलित थे। भूमि आवंटन इन्होंने समाप्त कर दिया था और राजकोष के प्रत्येक राज्य के अधिकारी को वेतन दिया जाता था। तो इनका बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, और जो वंशानुगत जो पोस्ट हुआ करती थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया, और साथ ही साथ भूमि का आवंटन लैंड ग्रांट को खत्म कर दिया, और जो भी सैनिकों का वेतन जाता था वो राजकोष से जाता था। अधिकारियों का समय समय पर स्थानांतरण भी किया जाता था, यानी जिस तरीके से आज की डेट में ट्रांसफर होते हैं ऑफिसर्स के, वो उस समय मराठाओं ने भी ये चीज शुरू कर दी। शिवाजी के ने युद्धों में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को पेंशन भी दी, तो उन्होंने पेंशन देना भी शुरू करा जो युद्ध में शहीद हुए सैनिक होते थे उनकी विधवाओं को। तो शिवाजी के प्रशासन में अष्ट प्रधान मंडल हुआ करता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अष्ट प्रधान मंडल। 8 मंत्रियों का परिषद होता था, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स होती थी। तो इसमें एक छत्रपति सबसे टॉप पोजीशन पर होता था, फिर प्रधानमंत्री होता था, पेशवा, सचिव जिसे कि हम सेक्रेटरी कहते हैं वो होता था, भू राजस्व मंत्री, ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर, लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। अमात्य कौन होता था? फाइनेंस मिनिस्टर होता था अमात्य। मंत्री एक खुफिया मंत्री होता था, इंटेलिजेंस मिनिस्टर होता था। न्यायाधीश होता था एक मुख्य न्यायाधीश। सुमंत होता था विदेश मंत्री। सेनापति कौन होता था? उसमें से प्रधान सेनापति, और पंडित राव धार्मिक विषयों के प्रमुख होते थे। ठीक है, पंडित राव कौन होते थे? हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक विषयों के प्रमुख जो होते थे वो पंडित राव कहलाते थे। कर संरचना, टैक्स सिस्टम की बात करें तो प्रांतों से चौथ यानी 25% यानी 1/4 चौथ लिया जाता था। सरदेश मुखी चौथ के अलावा अतिरिक्त 10%, ठीक है, 25% प्लस उसके अलावा 10% और जो है वो प्रत्यक्ष रूप से, तो दे वर नॉट फ्रॉम प्रोविंसेस नॉट डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल। तो सरदेश मुखी उन प्रोविंसेस से लिया जाता था जो मराठाओं के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं होता था। मराठाओं ने प्रायः मुगल मुद्रा शैली को उसकी लोकप्रियता के कारण अपनाया, किंतु साथ ही उस मूवमेंट ने अपने सांस्कृतिक प्रतीक भी जोड़े। तो मराठाओं ने जो है मुगल कॉइनेज सिस्टम को तो अपनाया, लेकिन उसमें अपने जो है कल्चरल सिंबल्स को जोड़ दिया। सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मराठा सशस्त्र सेना 3 अंगों में विभाजित हुआ करती थी। 3 तरीके के जो है ब्रांचेस हुआ करती थी, एक इन्फेंट्री, पैदल सेना, घुड़सवार यानी कैवलरी, और नेवी नौसेना। ठीक है, घुड़सवार, पैदल और नौसेना में इनकी जो है पूरी सेना विभाजित थी। घुड़सवार सेना 2 प्रकार के सैनिकों से बनी थी, बारगीर एक सैनिक हुआ करता था जिनके घोड़े उपकरणों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाता था। तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीपी से आपसे पूछ लेता है। तो बारगीर कौन होते थे? जिनके जो घोड़े हैं और इक्विपमेंट है उनका जो पेमेंट है वो कौन करता था? स्टेट करता था। और शिलेदार कौन होते थे? जिनके घोड़े और उपकरणों का जो भुगतान है स्वयं सैनिक करते थे। ठीक है, स्वयं सैनिक जिनका करते थे वो होते थे शिलेदार, जिनका स्टेट करता था वो होते थे बारगीर। फिर महादजी शिंदे के पास एक विशाल यूरोपीय शैली की सेना हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महादजी शिंदे जिन्होंने 1771 में दिल्ली को वापस से कैप्चर करा था, इनके पास एक यूरोपियन स्टाइल आर्मी हुआ करती थी। तलवार और भाले मराठाओं के पसंदीदा हथियार होते थे, यद्यपि बड़ी संख्या में बंदूकों का भी उपयोग करते थे। शिवाजी के समय से ही सैन्य अभियानों में रॉकेटों का उपयोग किया जा रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह सकता है कि जो है पेशवा शिप के अंडर जो है रॉकेटों का उपयोग किया जाता था, तो नहीं, शिवाजी के समय से ही रॉकेटों का उपयोग किया जाता था। और 1770 में धातु नलिकाओं वाले रॉकेटों का भी उपयोग होने लगा था।
तो रॉकेट विथ मेटल ट्यूब्स वर आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग 1770s। दुर्ग छापामार युद्ध के दौरान सेना को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक थे। तो दुर्ग ये बनाते थे, फोर्ट्स बनाते थे। दुर्ग मराठा राज्य की आधारशिला था। फोर्ट्स वर द कॉर्नर स्टोन ऑफ द मराठा स्टेट। अज्ञात पत्र शिवाजी के वित्त मंत्री रामचंद्र पंत अमात्य की कृति है। ठीक है, अज्ञात पत्र जो अभी हमने देखा था, किसने लिखा है? वो अज्ञात पत्र शिवाजी के वित्त मंत्री थे रामचंद्र पंत अमात्य। नाम याद रखिएगा, शिवाजी के वित्त मंत्री कौन थे? रामचंद्र पंत अमात्य। यूपीपी से इस तरीके के क्वेश्चन उठाता है, तो इसलिए याद रखना। और उन्होंने अज्ञात पत्र लिखा था। फिर समुद्री वर्चस्व, मैरीटाइम सुपरमेसी की बात करें तो 18वीं शताब्दी में कान्होजी आंग्रे, इन्होंने कान्होजी आंग्रे ने मराठाओं को अनेक नौसैनिक युद्धों में विजय दिलाई। नाम याद रखिएगा, कान्होजी आंग्रे। और जबकि मराठा पोत यूरोपीय पोतों जैसे तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थे, तब भी उनके अंदर जो है मराठा जो है सुप्रीम मिलिट्री पावर के रूप में उभर के आते हैं। यूरोपीय लोग भारतीयों को मूल्य देकर अपने नौसैनिक व्यापार पत्र, पुर्तगालियों में जैसे कार्ताज सिस्टम कहा जाता है, अभी हम आगे देखेंगे, खरीदने के लिए विवश करते थे। बिना पत्र वाले किसी भी जहाज को जब्त कर लिया जाता था। ये पुर्तगालियों का कार्ताज सिस्टम हुआ करता था। मराठाओं ने इस प्रथा को चुनौती दी और स्वयं यूरोपीय लोगों से पत्र मांगना आरंभ कर दिया। तो इन्होंने इस चीज को उल्टा कर दिया और खुद जो है वो कार्ताज सिस्टम के अंदर जो है पत्र मांगने लगे किसी जहाज को प्रवेश करने देने के लिए। न्याय व्यवस्था की बात करें कि मराठा प्रशासन के अंदर न्याय व्यवस्था कैसी थी, तो पंचायत हुआ करती थी। आज के सरकारी पंचायती निकाय, जो आज की सरकारी जो पंचायती निकाय है, पंचायती बॉडीज है, उनसे ये अलग हुआ करती थी। एंड इसमें क्या होता था, स्थानीय अधिकारियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का ये समूह हुआ करता था। पंचायत क्या होती थी, स्थानीय अधिकारी और व्यक्तियों का समूह हुआ करता था, जो न्याय वितरण का मुख्य अंग था। फिर मृत्यु दंड का संयमित प्रयोग प्रचलित था। डेथ पेनल्टी भी लोगों को दी जाती थी। असंतोष निर्णय की स्थिति में मराठा सरदार के समक्ष अपील की जा सकती थी। आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के आगे अपील की जाती है। उस समय अगर कोई अनसेटिस्फैक्टरी होता था तो किसके आगे अपील करता था? मराठा चीफटेन या मराठा सरदार के समक्ष अपील वो करता था। पुणे, इंदौर आदि प्रमुख नगरों में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोतवाल या पुलिस भी तैनात होती थी। तो कोतवाल और पुलिस भी एग्जिस्ट करते थे। अगर अब इनके ट्रेड नेटवर्क की बात करें, व्यापारिक तंत्र की बात करें, तो ये यमन से, ठीक है, ये यमन से मोका और ओमान से मस्कट, यमन के मोका, ओमान के मस्कट और मलेशिया के मलाक्का जैसे दूरस्थ बंदरगाहों पे मराठा के जो व्यापार के जहाज हुआ करते थे वो जाया करते थे। तो यमन के मोका, ओमान के मस्कट और मलेशिया के मलाक्का जैसे दूरस्थ जगहों पर इनके जहाज जाते थे। सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया गया इनके टाइम पीरियड में। और 18वीं शताब्दी में उड़ीसा जैसे स्थानों में नदी परिवहन के लिए नौकाओं का तंत्र स्थापित किया गया। तो रिवर ट्रांसपोर्ट उड़ीसा में शुरू किया गया 18th सेंचुरी में। और नदियों और छोटी जलधाराओं पर पुल बनाए गए। और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करें, कल्चरल रिवाइवल की बात करें, तो मराठाओं ने भारत के सांस्कृतिक विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शिवाजी का स्वराज्य दृष्टिकोण उनकी मुहर से स्पष्ट होता है। तो उनकी जो सील थी उसमें उनका स्वराज का दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट होता है। शिवाजी ने मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राज व्यवहार कोश नामक एक ग्रंथ भी लिखवाया था। तो राज व्यवहार कोश नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखवाया था? शिवाजी महाराज ने लिखवाया था। और ये किस भाषा का है? मराठी भाषा का है। मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने ये ग्रंथ लिखवाया था। इसमें राजनयिक आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाले प्रचलित फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय दिए गए हैं। तो ये जो राज व्यवहार कोश नामक ग्रंथ है, इसमें क्या है? तो इसमें राजनयिक आदान प्रदान में जो प्रचलित फारसी शब्द है उनके संस्कृत जो है जो पर्याय हैं वो दिए गए हैं। ठीक है। उन्होंने अपवित्र किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। संस्कृत और मराठी साहित्य, धार्मिक संस्थाओं और पारंपरिक कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया। नागपुर के भोसले स्थानीय संस्कृति और परंपरा के समर्थक के रूप में उभरे। ठीक है, नागपुर में कौन थे? भोसले थे। और वो स्थानीय संस्कृति और परंपरा के समर्थक के रूप में उभरे। और पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की पूजा मराठाओं के संरक्षण में पुनर्जीवित हुई। ये पॉइंट भी याद रखना है। जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है पुरी का, वहां पर वापस से जगन्नाथ जी की पूजा रिवाइज किसने कराई? मराठाओं ने ही कराई। ताराबाई एक निडर मराठा योद्धा रानी थी जिन्होंने अपने पति राजा राम की मृत्यु के पश्चात 8वीं शताब्दी के आरंभ में शासन किया। उन्होंने विशाल मराठा सेना का गठन किया। उत्तर में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए उसे भेजा। इस अर्थ में वह उत्तर में मराठा विस्तार की सूत्रधार थी। उन्होंने एक कठिन समय मराठा स्वतंत्रता की रक्षा करी थी। तो उत्तर में मराठा विस्तार की सूत्रधार कौन थी? ताराबाई। और
मोडी लिपि देवनागरी का एक तिर्यक रूप है, ठीक है, एक ऑब्लिक फॉर्म है देवनागरी का। मराठाओं द्वारा ये पत्राचार के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख लिपि थी। तो मराठाओं की लिपि की अगर हम बात करें तो कौन सी लिपि थी? मोडी लिपि। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा है। तो मोडी लिपि जो है वो मराठाओं की लिपि थी जो इनके पत्राचार में यूज की जाती थी। फिर बात करें अहिल्याबाई होलकर की, तो होलकर कहां पर थे? तो होलकर इंदौर में हुआ करते थे, आप सबको पता है। और अहिल्याबाई होलकर की बात करें तो होलकर राजवंश की उत्तराधिकारी थी। 18वीं शताब्दी ने इस राजवंश ने मध्य भारत में वर्तमान इंदौर के आसपास एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया था। अहिल्याबाई क्या थी? एक धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने उत्तर में केदारनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक समस्त भारत के सैकड़ों मंदिरों, घाटों, कुओं और मार्गों का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया था। उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। तो अहिल्याबाई होलकर ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उन्होंने कराया, जिसे महमूद गजनवी ने ध्वस्त करा था। और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि महमूद गजनवी ने कितने बार आक्रमण किया, कब ध्वस्त करा, तो जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अहिल्याबाई होलकर को मध्य प्रदेश में महेश्वर बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया और पारंपरिक हथकरघा शिल्प को भी इन्होंने पुनर्जीवित किया। किसका नाम यहाँ पर आ रहा है? अहिल्याबाई होलकर का। तो इन्होंने महेश्वर बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया और पारंपरिक हथकरघा शिल्प को भी पुनर्जीवित किया था, ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो ये पॉइंट भी आपको अहिल्याबाई होलकर के बारे में याद रखने हैं। फिर तंजौर की बात करें तो शिवाजी के सौतेले भाई एकोजी ने 17वीं शताब्दी के अंत में तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर विजय प्राप्त करी थी। इससे इस क्षेत्र में मराठा शासन का आरंभ हुआ। तो तंजौर में मराठा शासन के आरंभ का श्रेय किसको जाता है? एकोजी, जो कि शिवाजी के सौतेले भाई हुआ करते थे। कई शासक स्वयं कवि और नाटककार थे। तंजावुर के भी सभी मराठा शासकों में सरफोजी द्वितीय का योगदान सबसे उल्लेखनीय है। तंजावुर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटेबल शासक कौन थे? सरफोजी द्वितीय। वे कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने देवेंद्र कुंवर जी नामक एक मराठी नाटक लिखा है। नाम याद रखिएगा, देवेंद्र कुंवर जी नामक मराठी नाटक। ये किसने लिखा है? सरफोजी द्वितीय ने, जो कि तंजावुर में मराठा रूलर हुआ करते थे। और उन्होंने इस नाटक में एक जो है, उन्होंने तत्कालीन विश्व भूगोल का विस्तार का वर्णन किया है, ठीक है। तो इस नाटक में उन्होंने क्या किया? तत्कालीन विश्व भूगोल का विस्तार वर्णन किया है। उन्होंने डिस्क्राइब किया है द कंटेम्पररी वर्ल्ड ज्योग्राफी डिटेल में अपने नाटक देवेंद्र कुंवर जी में, ठीक है। और उनके काल में ही आधुनिक कर्नाटक संगीत का विकास हुआ है। तो कार्नेटिक म्यूजिक शैली किसके टाइम पीरियड में आई है? ये आई है सरफोजी द्वितीय के टाइम पीरियड में, ठीक है। मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक जो है फ्लरिश होता है। और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम का प्रारंभिक चरण भी यहीं पर विकसित होता है। तो भरतनाट्यम का प्रारंभिक चरण भी इसी समय में विकसित होता है। सरफोजी की चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने धन्वंतरी महल की स्थापना करी थी। धन्वंतरी महल की स्थापना किसने करी है? सरफोजी द्वितीय ने करी है, जो कि मराठा शासक हुआ करते थे तंजावुर के। यह भारतीय और पाश्चात्य दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धति से रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता था। एग्जाम में पूछ सकता है कि सिर्फ भारतीय पद्धति यूज होती थी? नहीं। या फिर सिर्फ पाश्चात्य पद्धति यूज होती थी? नहीं, भारतीय और पाश्चात्य दोनों तरीके की पद्धतियां यहाँ पर यूज होती थी। उन्होंने एक मुद्रालय भी आरंभ किया। उन्होंने एक मुद्रालय आरंभ किया। मुद्रालय यानी कि उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू करी, और ये लोकल रूलर द्वारा शुरू किया गया पहला प्रिंटिंग प्रेस था, ठीक है। तो ये जो उन्होंने मुद्रालय की शुरुआत करी, वो भारत में किसी स्थानीय शासक द्वारा स्थापित पहला ऐसा उदाहरण था, ठीक है। सरफोजी द्वितीय का नाम ये आता है। अब यहाँ पे 1630 में शिवाजी का जन्म होता है। 1646 में इन्होंने शासन आरंभ करा। 1657 में मराठा की नौसेना स्थापित होती है। 1664 में इनका जो है राज्याभिषेक होता है, ठीक है। सॉरी, 74 में राज्याभिषेक होता है। 66 में आगरा में कारावास होता है, वहां से फिर ये मुक्ति पाते हैं। 80 में निधन हो जाता है। 77 में इनकी दक्षिण विजय होती है। 82 से 1707 तक मुगल मराठा युद्ध चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक टाइम स्केल आपको दिया हुआ है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है? 1754 में दिल्ली पर मराठा नियंत्रण आरंभ हो जाता है। 1761 में पानीपत का युद्ध होता है, मराठाओं की हार होती है। 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें किसकी विजय होती है? मराठाओं की विजय होती है, ठीक है। और सलबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सलबाई होती है 1782 में, ये भी आपको याद रखना है। सलबाई
की संधि, ट्रीटी ऑफ सलबाई, कब होती है? 1782 में। ठीक, उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, मराठा शक्ति का पतन हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 6 के बीच में होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ट्रीटी ऑफ बसाइन होती है 1802 में। 1802 में ट्रीटी ऑफ बसाइन। ट्रीटी ऑफ बसाइन के बाद जो है 1803 से 6 तक जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक, और तृतीय वाला होता है 1818 में, फिर मराठा शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा सेकंड चैप्टर जो था खत्म हो गया, और आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज हमने मराठा एम्पायर के बारे में डिटेल में जाना, एनसीईआरटी में जितना दिया उससे एडिशनल मैंने थोड़ा सा आपको बताया, जिससे कि आपकी चीजें और क्लियर हो सके। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके पेड बैच जरूर ज्वाइन करें। मेरी रिकमेंडेशन है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा फायदा है, तो एक बार पेड बैच जरूर ज्वाइन करें, बहुत आपको फायदा देखने को मिलेगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।